नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते रुख को देखते हुए भारत ने संकेत दिया है कि व्यापार वार्ता में वे अपने फैसलों पर अड़ा रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की अनिश्चितता को देखते हुए सरकार सावधानी से कदम उठा रही है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति ही अंतिम फैसला लेते हैं। सूत्रों के अनुसार भारत कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती से इनकार करेगा और कच्चे पेट्रोलियम की खरीद को अपने संप्रभु अधिकार के रूप में रखेगा। सरकार मानती है कि कोई भी समझौता केवल पारस्परिक लाभकारी शर्तों पर ही संभव है। ट्रंप ने हाल में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया और दोनों देशों के बीच जारी बातचीत पर जोर दिया। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने में असफल रहने के बाद उन्होंने भारत जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत ट्रंप के पाकिस्तान भारत मध्यस्थता दावों से भी नाराज दिखा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बयान दिया है कि कोई फिलिस्तीन देश नहीं होगा, ये हमारी जमीन है। उन्होंने नई यहूदी कॉलोनी बसाने की घोषणा भी की है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब गाजा और वेस्ट बैंक में लगातार झड़पें और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से 2 राष्ट्र समाधान की मांग करता रहा है, जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना भी शामिल है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान न केवल शांति प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भी और गहरा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई बस्तियों का निर्माण अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कड़े विरोध का कारण बनेगा। अब देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित अन्य वैश्विक शक्तियां इजराइल के इस रुख पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। उन्हें शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ था। 781 सांसदों में से 767 ने मतदान दिया, यानी 98.2% मतदान दर्ज हुए। राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आगे चलकर बीजेपी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। वे 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति पद से पहले वे झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं और अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। रायबरेली में हुई दिशा बैठक के दौरान सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मंत्री सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल बैठक को असल एजेंडे से हटाकर अलग मुद्दों पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दिशा के नियमों के तहत बैठक केवल निर्धारित 43 कार्यक्रमों पर हो सकती है, इसे राजनीति का मंच नहीं बनने देंगे। दिनेश प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी केवल परिधि में रहते हुए अध्यक्ष हैं, उसके बाहर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे द्वारा राहुल से हाथ मिलाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में उन्हें पैर छूना चाहिए था, क्योंकि राहुल उनके पिता की उम्र के हैं। सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया और 70 किलोमीटर का डायवर्जन कराया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। 28 अगस्त को रिलीज हुई मलयालम सुपर हीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 ने रिलीज के 15वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती दिनों में कम स्क्रीन्स और प्रचार की कमी के बावजूद फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ से जबरदस्त फायदा हुआ। कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ रुपए कमाए, जबकि 14 दिनों में कलेक्शन 97.85 करोड़ तक पहुँच गया था। 15वें दिन तक इसका कुल घरेलू बिजनेस 101.70 करोड़ हो गया। सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 210.50 करोड़ का कलेक्शन करते हुए साल 2025 की तीसरी सबसे बड़ी मलयालम फिल्म बन गई। खास बात यह है कि लोका चैप्टर 1 ने टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को भी पछाड़ दिया है, जो एक हफ्ते के बाद भी 50 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई। एशिया कप 2025 की शानदार शुरुआत करते हुए भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया।
लेकिन इस जीत के बाद भी टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठने लगे। दरअसल यूएई जैसे अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को खिलाने पर पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने हेड कोच गौतम गंभीर की आलोचना की। जडेजा ने कहा कि बुमराह जैसे स्टार गेंदबाजों को ऐसे मैचों में आराम देना चाहिए ताकि उनकी फिटनेस सुरक्षित रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बुमराह हर मैच खेलेंगे तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी उनकी राय का समर्थन किया और बुमराह की चोटों का हवाला देते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट पर जोर दिया। मैच में हालांकि बुमराह को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुलदीप यादव और शिवम दुबे ने 7 विकेट लेकर यूएई को रोक दिया और भारतीय बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर दिया। भारत का अगला मुकाबला अब पाकिस्तान से है। भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम का पेटेंट हासिल किया है। ये स्वदेशी तकनीक कर्नल कुलदीप यादव द्वारा विकसित की गई है। सिस्टम बिना मानवीय हस्तक्षेप के रडार पर आने वाले टारगेट्स की पहचान और वर्गीकरण कर सकता है, जिससे सेना की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये तकनीक सेंसर और एडवांस्ड एल्गोरिदम की मदद से रियल टाइम इमेज और रडार सिग्नल को स्कैन कर डेटाबेस से तुलना करती है और तुरंत टारगेट की पहचान कर लेती है। इसकी स्पीड और सटीकता इंसानों से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये मिसाइल गाइडेंस और अन्य रक्षा अनुप्रयोगों में बेहद उपयोगी होगी। सेना ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी कर्नल यादव को AI पावर्ड एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम के लिए पेटेंट मिल चुका है, जो ड्राइवर की थकान या नींद को पहचान कर हादसों को रोकने में मदद करता है। भारत और फ्रांस के बीच स्टील्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन को स्वदेशी रूप से भारत में विकसित करने पर बड़ी प्रगति हुई है। DRDO की GTRA और फ्रांस की कंपनी सफ्रान इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगी। पहले AMCA इंजन के लिए अमेरिका की GE कंपनी को जिम्मेदारी दी जानी थी, लेकिन अब फ्रांस पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों मिलकर अगले 12 सालों में 9 प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। शुरुआत में 120 kN पावर क्षमता का इंजन विकसित होगा, जिससे बाद में 140 kN तक बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि सफ्रान 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इंजन के IPR अधिकार भारत के पास रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही स्वदेशी इंजन विकास पर जोर दे चुके हैं। 2 साल से जारी भारत फ्रांस वार्ता अब अंतिम चरण में है और जल्द इसे हरी झंडी मिल सकती है। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने हजारों घरों को मलबे और कीचड़ से भर दिया है। कई मकान ढह चुके हैं तो कई जर्जर हो गए हैं। धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई, अवशेष तक नहीं बचे। हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे 17 गाँव में पानी उतरने के बाद सड़कों के टूटने और गाँवों के कटने से लोग टेंट और छतों पर तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा नुकसान टेंडीवाला और कालूवाला गाँव में हुआ है, जहाँ करीब 150 एकड़ जमीन सतलुज में समा गई। ग्रामीणों को डर है कि दरिया की मरम्मत न होने पर आने वाले समय में ये गाँव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अमृतसर के चमियारी गाँव की स्थिति भी भयावह है। टूटी सड़कों और गाद से भरी गलियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीण तत्काल राहत राशि, फसलों का मुआवजा, सड़कों की मरम्मत और मेडिकल कैंप की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक तरफा व्यापार और ऊंचे टैरिफ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत अमेरिका के साथ ज्यादा व्यापार करता है, जबकि अमेरिका को घाटा होता है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि हकीकत बिल्कुल अलग है। वस्तु व्यापार में भले ही अमेरिका का घाटा 45 अरब डॉलर है, लेकिन टेक्नोलॉजी, सर्विस, दवा, हॉलीवुड, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और भारतीय छात्रों से होने वाली कमाई जोड़े तो अमेरिका भारत के साथ 35 से 40 अरब डॉलर सरप्लस में है। गूगल, मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत से सालाना 15 से 20 अरब डॉलर कमाती हैं। वहीं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों का योगदान 25 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत ने भी 95% अमेरिकी निर्यात को शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के आरोप असल में व्यापार से ज्यादा उनकी नाराजगी और आहत अहंकार से जुड़े हैं।
नेपाल की जनसंख्या संरचना और प्रजनन दर तेजी से बदल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल का बर्थ रेट 1.76 है, जो बांग्लादेश से भी कम है। हैरानी की बात है कि नेपाल की प्रजनन दर लगातार गिर रही है। 2024 में 1.78, 2023 में 1.98 और 2022 में 2 रही। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल आबादी 2.97 करोड़ है, जिसमें लगभग 2.36 करोड़ हिंदू हैं। हालांकि धार्मिक संरचना में बदलाव दिख रहा है। जहां हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या में मामूली गिरावट आई है, वहीं मुस्लिम और ईसाई आबादी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2011 में मुस्लिम आबादी कुल का 4.39% थी, जो 2021 में बढ़कर 5.9% हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ इस्लाम नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से तराई और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। अब समय है भारत के गौरवशाली अतीत की आज की कहानी का। चिनहट का युद्ध 30 जून 1857 को लखनऊ के पास हुआ, जहां भारतीय विद्रोहियों ने बरकत अहमद के नेतृत्व में सर हेनरी लॉरेंस की ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। घात लगाकर किए गए हमले और सैनिकों के दल बदल से ब्रिटिशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे पीछे हटकर लखनऊ रेजिडेंसी में शरण लेने को मजबूर हो गए, जिससे उसकी घेराबंदी शुरू हुई। इस संघर्ष में लॉरेंस घातक रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये जीत विद्रोहियों के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली साबित हुई और शुरुआती चरण में ही ब्रिटिशों की कमजोरी उजागर कर गई। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।